बच्चों। हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं सब आदमी ठीक ही होंगे। बहुत दिनों बाद फिर से हम आए हैं और किसी बच्चे का था कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर डाला जाए, तो इसके लिए ये है। देखिए बच्चों, इसमें एक पहला चैप्टर है और इसका जो है हम लोग पहला जो फ्रांस की क्रांति है पहला चैप्टर में। मेरे पास बुक नहीं है, इसीलिए आज हम लोग फ़ोन में NCERT डाउनलोड करके वहाँ पे आपको समझा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो जिस टॉपिक पे दिक्कत हो उस टॉपिक का वीडियो बना के भेजने के लिए कमेंट करें। अभी हम लोग फ्रांस की क्रांति क्या है ये हम लोग जानते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं, उस शास्त्र को बोल सकते हैं जिसमें महान महान आदमी अपनी गाथाएँ लिखी जाती हैं, महान आदमियों की गाथाएँ लिखी जाती हैं। जैसे कि अब राजा अशोक इतिहास के थे, महात्मा गांधी बिना लड़े हमारे देश को आज़ाद कर दिया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत से महान नेता रहे हमारे बीच जो हमारे देश को बिना लड़े आज़ाद कर दिया। तो फ्रांस की क्रांति क्या है? आज हम लोग का पहला चैप्टर है फ्रांस की क्रांति और इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का मेरा पहला क्लास है। तो फ्रांस की क्रांति क्या है? क्रांति के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारणों पर चर्चा की जाने जाए, जिसमें समाज की 19वीं सदी की स्थिति, फसल खराब होना, जीवित संकट और मध्य वर्ग की भूमिका जैसी विषय शामिल है। तो हमारा फ्रांस की क्रांति में जो है कौन कौन सा विषय शामिल है? पहला फसल खराब होना, सदी स्थिति, संकट, जीवित संकट, मध्य वर्ग की भूमिका जैसे वर्ग शामिल है। ठीक है। अभी सामाजिक आदि 18वीं सदी में फ्रांस में जनसंख्या 18वीं सदी में फ्रांस में जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, जिसके कारण अब हमारे यहाँ ही काम कम और मजदूर ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो बेरोजगार रह जाते हैं। अब फ्रांस में यही है पहला टॉपिक, सामाजिक और आर्थिक संकट। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक संकट। सामाजिक और आर्थिक संकट क्या है? 18 बुक के अनुसार भी सही और अपने हिसाब से अपने भाषा में यदि हमको जवाब देना है तो सीधे बोल सकते हैं 18वीं सदी में फ्रांस में जनसंख्या वृद्धि के कारण रोटी की कीमत बढ़ गई, जिसके कारण हम रोटी की कीमत बढ़ने का मतलब होता है कि काम मतलब जनसंख्या में वृद्धि हो गई और काम कम हो गया और आदमी ज़्यादा हो गया। अब एक घर में 10 आदमी रहते हैं, तो कोई 10 आदमी में एक आदमी कमाता है तो वो क्या 10 का पेट पाल सकता है? यदि उसकी सैलरी कम हो तो मुश्किल है, नहीं पाल सकता है। उसी तरीक़ा से अब हमारे ही बिहार में यदि फैक्ट्री वगैरह नहीं है, इसीलिए हमारे ही बिहार के लोग मजदूर जो बहुत काबिल लोग सब होते हैं हमारे यहाँ कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, तो वो बाहर देश में जाके, बाहर राज्य में जाके अपना काम करते हैं। कोई बाहर राज्य में रहता है, कोई बाहर देश में रहता है, तो हर कोई अपना अलग अलग जगह देख के वहाँ पे अपना अपना कार्य करता है और जो कमाई होती है वो घर में भेजता है। क्योंकि हमारे यहाँ काम कुछ वैसा नहीं है जिसमें ना ही फैक्ट्री ना ही कुछ और नहीं, इसी के लिए हमारे यहाँ मजदूर ज़्यादा मिलते हैं। अब इसी कारण अमीरी और गरीबी में ज़्यादा भेदभाव होने लगा। अब जिसके पास 100 रुपये है और किसी के पास 1 रुपया है तो धरती आसमान का फ़र्क हो जाता है उसमें। किसी के पास 100 रुपया इसलिए है कि उसके घर में आदमी कम है और वो वर्क ज़्यादा करते हैं, मतलब उसके यहाँ हर आदमी कोई ना कोई काम में है, और जो आदमी 1 रुपया वाला है उसमें से 10 आदमी में से किसी एक को काम मिला है, बाकी का 9 ऐसे ही बैठा हुआ है, इसीलिए वो नीचे चले जाता है। तो ये हमारे सामाजिक और आर्थिक संकट समझ में आ जाइए। आर्थिक संकट क्या है? डायरेक्टली बोले तो कार्य, यदि किसी आदमी को कोई काम ना मिले तो वो अपनी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं रख सकती है। अब हमें ही कोई सैलरी ना दे और हम पढ़ाएं तो हमारी भी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। आर्थिक तो बड़ा दूर की बात है, खुद हम अपना पर्सनल जो खर्चा होता है वो भी संभाल के ना कर पाए। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे जीविका संकट ने, पहले इसका डेफिनेशन लिख दिया जाए तो 18वीं सदी में फ्रांस
में जनसंख्या वृद्धि, देखिए आप लोग के बुक के अकॉर्डिंग ये लिखा रहे हैं, बाहर नहीं जा रही है, कारण, और ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में कहानी की तरह समझा देते हैं और याद हो ही जाना चाहिए। रोटी की कीमत या कीमतें क्या हुई, बढ़ गई थी। क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। और मजदूरी कम हो गई। हम बताए ना कि काम कम हो गया था, जिससे क्या हुआ, अमीरी और गरीबी में, अमीर और गरीब के बीच क्या आ गई, खाई आ गई, या फिर अंतर बोल सकते हैं, या खाड़ी चौड़ाई जो बोलो हो गई। ठीक है, अब ये टॉपिक हमारा क्लियर होता। अब है जीविका का संकट। इसका संकट, जीविका का, खराब फसल के कारण लोगों को रोटी और अन्य भोजन की कमी का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। जिससे विद्रोह हुई। जाहिर सी बात है, हो भी करेगा। अब खराब फसल के कारण, अब देखिए, जब जीविका संकट में क्या है कि अब कोई आदमी, जैसे देखिए हम ही कोई जैसे कोचिंग चला रहे, अब मेरा कोचिंग नहीं चलेगा तो मेरा चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बंद कर लेना चाहिए मेरे को कोचिंग, या तो बंद कर लेना चाहिए या तो फिर नियंत्रण प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने से हो ही जाएगा। अब देखिए ये है कि खास फसल के कारण लोगों को रोटी और अन्य भोजन की कमी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण क्या हो गया, विद्रोह हुआ। आपको कम हो, अब सरकार से तो हम लोग डिमांड करेंगे, भैया हमको जॉब नहीं मिल रही, हम तैयारी कर रहे हैं, अब सीट ही खाली नहीं है, तो हम तो सरकार से ज़रूर शिकायत करेंगे, अरे मोदी जी हमको सीट नहीं मिल रहा है, हमको सीट दिलवाइए, बोलेंगे ज़रूर। अब हमारे जो बिहार में या बिहार में अब जो भी है, अब उन सबको सामने लेके आएंगे तो करना पड़बे करेगा। अब हमारे यहाँ ही कोई कोई किसान खेती करता है, फिर उसका फसल बर्बाद हो रहा है बेचारा, नहीं वो फसल में तो लागत उसकी लग रही है और ना ही वो खुद की कमाई खा पा रहा है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, ये सब जीविका संकट आता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि नौकरी ना मिले, इनडायरेक्टली आप समझिए, किसी भी क्षेत्र में यदि नौकरी ना मिले या किसी भी क्षेत्र में किया गया कार्य में मुनाफा ना मिले तो उसको हम लोग जीविका संकट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राजनीतिक कारण पे भी आ जाते हैं।
कौन सा कारण है? राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण में क्या होता है? अब है लुई 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 एक्स वीआई के शासनकाल में केंद्रीकृत और अनुचित शक्ति के कारण जनता में असंतोष था। और राजनीतिक कारण क्या होता है कि अब कई खैर अभी तो जनता राज चलता है। एक टाइम था कि राजा का राज चलता था, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अभी क्या है कि जो राजा के हकदार है वही राजा बनेगा। ठीक है। तो लुई के शासनकाल में क्या हुआ, जो मतलब जो भी वहाँ का नियम कानून था जिससे वहाँ के प्रजा लोग जो थे वो खुश नहीं थे, वो असंतुष्ट थे उस चीज़ से। तो उसी चीज़ को इस क्रांति काल में बताया गया है, जिसको बोलते हैं राजनीतिक कारण। अभी अब हमारे पलटू चाचा को देख लीजिए। पलटू चाचा पलट के कभी हेने होते हैं, कभी पलट के होने होते हैं। अब जिन्हें ऊपर कुर्सी बचता है उन्हें दौड़ जाते हैं, कुर्सी तो बचा रहे हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि बिहार में जो इतने बेरोजगार बचे पड़े हैं उनका भी कुछ किया जाए। वो इन सब चीज़ों से उसको मतलब ना है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा भगाओ ना। अब आइए क्रांति के बाद की घटना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप दुआ करते हैं, मतलब हम आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। क्रांति के बाद की घटनाएं, ये सब अब पहला पॉइंट इसमें है गणराज्य की स्थापना। गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1792 में। ठीक है, गणराज्य की स्थापना 1792 ईस्वी में की गई थी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि गणराज्य की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 1791 ईस्वी में की गई थी। ये किया था तो लुई 14 बोल सकते हैं, XVI।
गणराज्य की स्थापना 1792 में फ्रांस को एक गणराज्य घोषित किया गया था उस टाइम किसका शासनकाल था? लुई का। और बड़ा सुगर हो जाता, उसके नाम भी हथुए पटास XVI फ्रांसिस ये दी गई। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और उसने कई नए कानून बनाए जैसे कि निजी संपत्ति की सुरक्षा और दशमलव प्रणाली की शुरुआत। तीसरा पॉइंट है 1815 में नेपोलियन की हार। नेपोलियन की हार कब हुई? 1815 में। What rule में युद्ध में हार के बाद नेपोलियन का पतन हुआ। नेपोलियन का पतन हुआ। पहला क्या था? गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1792 में। कौन किया था? फ्रांस की लुई XVI। इसको क्या किया गया था? इसी के राज्य में इसको फ्रांस दे भी दिया गया था स्थापना करने के साथ। नेपोलियन बोनापार्ट का
उदय 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना और उसने कई नए कानून बनाए, जैसे कि निजी संपत्ति की सुरक्षा और दशमलव प्रणाली की शुरुआत। निजी संपत्ति की सुरक्षा मतलब इनकम टैक्स। अब नेता सबके पास तो ढेर पैसा होता है, अब 5 साल में हम लोग को देता है जितना नहीं है उससे ज़्यादा ले लेता है। अब हम ही लोग की गलती है, क्योंकि हम लोग भी तो वोट नोट लेके देते हैं, नोट ना लेंगे तो वो भी सही से होगा। अब ये सब चीज़ देखिए, अब इसमें उसके बाद निकाला दशमलव प्रणाली की शुरुआत की थी इसी में कि अब मान लीजिए किसी एक आदमी की सैलरी 2000 रुपये पर मंथ है, तो उसकी सैलरी एक साल में कितनी होगी, बढ़ दूँगी 24, एक महीने में 2000, तो यानी कि एक साल में कितना हो गया उसका 2 लाख कुछ होता है। ठीक है, 2000 में 12 करके देखते हैं। ठीक है, 24 सीधे 24,000 होता है। ठीक है, सॉरी गलती से निकल गया, 24,000 सैलरी होगा। अब उसी को कोई 24 में एक जीरो और बढ़ा दिया जाए तो क्या हो गया, तब तो उसका ज़्यादा हो रहा है। तो उतना सैलरी के लिए वो आदमी इतना मगजमारी कर रहा है, तो मतलब अब एक साल में उसका होना चाहिए 24,000, हो रहा है कितना 42,000 या 48,000। तो इतना जो सैलरी आ रहा है, तो भाई तुम्हारा सैलरी दुगना कैसे हो रहा है। तो उसकी जाँच पड़ताल करने के लिए क्या बनाया गया, निजी कानून बनाया गया था कि क्या था, संपत्ति की सुरक्षा। ठीक है, अब इसी पे इनकम टैक्स वाले इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है ये इन्हीं पे होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसे रुपये होते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, या फिर कोई आम आदमी हो, या फिर कोई नेता मंत्री जो भी हो, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो सरकार उससे हिसाब मांगती है कि क्या आपका जो जॉब है, पेशा है, उसके हिसाब से आपका सैलरी सही है या नहीं, ये हमको जाँच करवाइए। यदि उससे ज़्यादा मिलता है तो वो काला धन माना जाता है, जो कि सरकार के घर में चले जाता है। ठीक है, अब 1815 में नेपोलियन की हार कब हुई थी, तो 1815 में। ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, याद रखिएगा। वाटरू में युद्ध में हार के बाद नेपोलियन का क्या हो गया, पतन हो गया। इस वाटरू के युद्ध के बाद नेपोलियन का क्या हो गया, पतन हो गया, वो हारा चला गया। ठीक है, पतन। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे क्रांति की विरमता। अब ये सब पॉइंट हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं जो भी आज हम पढ़ाए हैं अपना बेस्ट देके पढ़ाए हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि हम भाई हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो वीडियो को। तो ये जो हम बना के दिए हैं आप लोग को वीडियो, जिस भी बच्चे को जो सा भी टॉपिक, जो सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी सा टॉपिक हो, आप लोग मेरे को भेजिए। यदि मेरे से नहीं होगा तो मैं खुद उस पर स्टडी करके फिर मैं आप लोग को समझाऊंगा। आज तो मेरे पास इसका बुक नहीं था, इसलिए फ़ोन का हेल्प लेना पड़ा, वरना मैं फ़ोन का हेल्प नहीं लेता हूँ। चलिए, मजबूत इरादों के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठोकर तो यूँ ही लगती है कदमों में, पहाड़ तक को चीर के निकल जाना है। राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।